आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष अस्थायी रूप से हुई थी, जिसे प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 1974, 1977, 1978 या 1982। फ्रेंड्स, यह एक ट्रैप क्वेश्चन है। मैं आगे समझाता हूं क्यों। इसका वैसे सही जवाब है 1977। 1 फरवरी 1977 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। तब इसे इंटरिम इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता था और इसे इसी रूप में रेस किया गया था। भारत अपनी बढ़ती हुई मैरीटाइम जिम्मेदारियों को एक डेडिकेटेड फोर्स के रूप में हैंडल करना चाहता था। इस फोर्स को फॉर्मल लीगल बैकिंग मिली थी कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना कि ट्रैप क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ट्रैप है। देखिए, फाउंडेशन कब हुआ था? 1977 में, पर उसको लीगल बैंकिंग मिली है 1978 में। अभी और भी आगे आते हैं, फिर मैं आपको और बताता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये ऑपरेट करता होगा, पर इसमें ऑपरेट नहीं करता। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ऑपरेट करता है। यहाँ पे भी यूपीएससी का ट्रैप हो सकता है मिनिस्ट्रीज को लेके। आगे चल के वो पूछ सकते हैं कि वो किस मिनिस्ट्री में ऑपरेट करता है। इस फोर्स को फॉर्मेशन का कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो रखा गया था, वह रुस्तम जी कमेटी द्वारा रखा गया था। किस कमेटी द्वारा? रुस्तम जी कमेटी, जो कि जिसने अपनी ये जो सजेशन दिए थे वो 1974 में दिए थे। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन 1974 भी है फ्रेंड्स। कौन सा? 1974। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि यह एक ट्रैप क्वेश्चन है। दो तरह के ट्रैप हैं यहाँ पे, एक तो ईयर वाइज ट्रैप और एक मिनिस्ट्री का ट्रैप, जो यूपीएससी आप पे लगा सकता है, पूछ सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षमः। क्या है? वयम रक्षमः, अर्थात वी प्रोटेक्ट। ऑपरेशनल लेवल पर कोस्ट गार्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की प्रोटेक्शन करता है और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन जैसे क्रिटिकल टास्क को अंजाम देता है। यह फोर्स भारत की नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू अथॉरिटी के रूप में भी काम करता है। मतलब टोटल मैरीटाइम एरिया में जो भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करने हैं, उसमें भी ये कोस्ट काम करता है। 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद कोस्ट गार्ड कोस्टल सिक्योरिटी ग्रिड को और स्ट्रेंथन किया गया है और उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का सेंट्रल रोल रहा है, खासतौर पर सर्विलेंस और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के रूप में। 1977 से 2026 तक इसका गोल्डन जुबली फेस इंडियन कोस्ट गार्ड का रहा है और इसके एवोल्यूशन को मार्क करता है। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड काम करता है सागर इनिशिएटिव के अंतर्गत और जैसे कि आईओआर के अंतर्गत भी। सागर इनिशिएटिव क्या है फ्रेंड्स? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन्स। और आईओआर इंडियन ओशन रीजन है और ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है किसी भी केस की कैलामिटी या किसी भी केस की किसी को हेल्प चाहिए होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रेंड्स, एक और आपको कुछ बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में आई तो बता देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड को डीजी लेवल के अधिकारी हेड करते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया डीजी लेवल के अधिकारी मतलब डायरेक्टर जनरल लेवल के अधिकारी हेड करते हैं। इनके जो करेक्ट डायरेक्टर हैं वो हैं श्री डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामणि। श्री परमेश शिवामणि इनके करेंट डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत 2 कितना 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा शहर 100% वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण हासिल करने वाला बना है? मतलब ऐसा कौन सा शहर बना है जिसने 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हासिल की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लखनऊ।
लखनऊ एक हिस्टोरिक अर्बन गवर्नेंस माइलस्टोन अचीव किया है जब वह उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है जिसने 100% साइंटिफिक साइंटिफिक प्रोसेसिंग म्युनिसिपल प्रोसेसिंग अचीव की है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। इस अचीवमेंट के तहत लखनऊ में तीसरा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? शिवारी एरिया में। लखनऊ की टोटल वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी अब 2100 मेट्रिक टन पहुंच चुकी है जो डेली जनरेटेड कचरे को फुल्ली प्रोसेस करने के लिए सफिशिएंट है। इस सक्सेस के बाद लखनऊ को ऑफिशियली जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी के नाम से भी कह सकते हैं। मतलब जो भी कचरा आता है वो उसी दिन प्रोसेस हो सकता है और कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होता है। शहर की डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है जो कि लगभग 96.35% तक जाती है। आने वाले समय में लखनऊ इस जो अपना प्रोसेसिंग है वेस्ट प्रोसेसिंग इससे 15 मेगावाट तक की सप्लाई जनरेट करने की भी प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, जो ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स है यह इसके अंतर्गत आता है क्या? प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड ये सॉलिड वेस्ट इस रूल के अंदर आता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या स्वीडन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सिंगापुर। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग में सिंगापुर ने टॉप पोजीशन हासिल की है। इस इंडेक्स में 154 कंट्रीज को एसेस किया गया जिसमें गवर्नेंस के एथिकल और रेस्पॉन्सिबल एक्सपर्ट्स को एवेल्युएट किया गया था। इंडेक्स का कोर फोकस एथिकल गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल इम्पैक्ट पर होता है। यह सिंगापुर का नक्शा है। इस रैंकिंग में भारत की जो रैंक थी एक वह 16वीं पोजीशन पर थी और यह यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से बेहतर थी। इस फ्रेमवर्क में 3 मेजर डायमेंशन कवर होते हैं। पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिटीजन्स के लिए बनती है, मतलब किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके सिटीजन्स के लिए बनती है। दूसरी होती है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट और एनवायरमेंट के प्रति बनती है। और तीसरी होती है फ्रेंड्स एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि ग्लोबल कम्युनिटी के लिए किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जाहिर है भारत इस मामलों में यूएस और चाइना से अच्छा ही कर रहा है। किन मामलों में? इंटरनल में भी, एनवायरमेंट में भी, और एक्सटर्नली भी भारत बहुत सारे देशों की मदद करके इनसे अच्छा ही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है या करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, संगीत नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी या आईसीसीआर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। भारत रंग महोत्सव का आयोजन एनएसडी द्वारा किया जाता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। अभी इसका 25वां एडिशन का आयोजन किया गया था जो कि चल भी रहा है। वह चलेगा 27 जनवरी से 20 फरवरी तक। भारत रंग महोत्सव को वर्ल्ड का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल कहा जाता है। इसमें इंडिया के 40 अलग अलग लोकेशन पर साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइज फंक्शंस किए जाते हैं। अच्छा, एनएसडी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फ्रेंड्स वह 1959 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस सूक्ष्म जीव को भारत का पहला राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी और गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं।
लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस या इकोलाई? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बैसिलियस। हाल ही में केरला ने एक यूनिक और साइंटिफिक इनिशिएटिव के तहत बैसिलस सबटिलिस, क्या बैसिलस सबटिलिस को अपना ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब घोषित किया है। इसके साथ केरला भारत का पहला राज्य बना है जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है और किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना स्टेट माइक्रोब बनाया है। बैसिलस सबटिलिस जो है यह एक बेनिफिशियल बैक्टीरियम है जो कि प्रोबायोटिक और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में इसका खासा उपयोग है। यह डिक्लेरेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोम के लॉन्च के साथ कोइंसाइड हुई थी। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है कि माइक्रोब्स सिर्फ पैथोजेंस नहीं होते बल्कि ह्यूमन लाइफ और एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। बेसिलस आपको बता दें फ्रेंड्स यह नेचुरली सॉइल में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस संगठन द्वारा आयोजित की जाती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड जीएसआई, डीआरडीओ, इसरो या सीएसआईआर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जीएसआई। जीएसआई अर्थात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की इंपॉर्टेंट मीटिंग होस्ट करता है। सीजीपीबी अर्थात सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड का रोल नेशनल लेवल जियो साइंस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन करना होता है। इन मीटिंग्स में एनुअल फील्ड सीजन प्रोग्राम प्रेजेंट किए जाते हैं जो साल भर के जियोलॉजिकल सर्वे का रोड मैप होते हैं। इसका करंट फोकस होता है जो करंट फोकस है वह क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन पर है। अच्छा, जीएसआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो हुई थी 1851 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में एटर्नल लिमिटेड के नए ग्रुप सीईओ कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड दीपेंद्र गोयल, संजीव बजाज, अलविंदर ढिंडसा या नितिन कामत। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स अलविंदर ढिंसा। यह है श्री दीपेंद्र गोयल और यह है श्री अलविंदर ढिंसा। फरवरी 1 2026 से एक मेजर लीडरशिप ट्रांजिशन इफेक्टिव होने जा रहा है जिसमें जोमेटो कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल अपनी एग्जीक्यूटिव रोल से स्टेप साइड हो रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन के बाद गोयल वाइस चेयरमैन की स्ट्रेटेजिक रोल में शिफ्ट होंगे जिससे लॉन्ग टर्म विजन और गवर्नेंस कंटिन्यूटी बनी रहे। नई लीडरशिप के रूप में अलविंदर ढिंसा को एक टॉप एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है जो कि अभी ब्लिंकिट के सीईओ हैं। अच्छा, ब्लिंकिट को पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो फॉर्म किया था। कब फॉर्म किया था जोमेटो? 2008 में। वो उसके को फाउंडर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड श्री दहिया, श्री भार्गव, श्री स्वामीनाथन, श्री रेड्डी। तो इसका सही जवाब है श्री डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया। यह है डॉक्टर चंद्रकांत लहेरिया। इन्हें विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीता है जो कि उनकी एकेडमिक पब्लिकेशन और उनके जो स्टडीज है उसके लिए दिया गया है। डॉक्टर लहेरिया एक फॉर्मर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर रहे हैं और हेल्थ पॉलिसी रिसर्च के एक रिनाउंड एक्सपर्ट हैं। उनकी रिसर्च ने वैक्सीनेशन कवरेज, मैटरनल हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ के सिस्टम से जुड़ी पॉलिसीज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है। विली एक ग्लोबल एकेडमिक पब्लिशिंग लीडर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से किस संगठन से हटने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड यूनिसेफ, WHO, WTO या फिर
UNDP, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में यूएस ने WHO से ऑफिशियली जनवरी 2026 में हटने का डिक्लेरेशन किया। इनफैक्ट हट गया है 2026 में WHO से यूएस हट गया है। इसका डिक्लेरेशन उन्होंने यूएस ने 2025 में ही कर दिया था। किसी भी ऐसे WHO से हटने के लिए किसी भी कंट्री को 1 साल पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उनको एग्जिट प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ता है, जो कि यूएस ने 2025 में ही इनिशिएट कर दिया था। यूएस ने WHO पर कोविड-19 पेंडेमिक रेस्पॉन्स मिस हैंडलिंग का आरोप लगाया था। इस एजेस से WHO को फाइनेंशियल स्ट्रेन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूएस एक मेजर कंट्रीब्यूटर था किसमें WHO के प्रोग्राम से में यूएस WHO को $260 मिलियन से ज्यादा कहते हैं फंडिंग देता था। WHO की स्थापना जो है फ्रेंड्स वह 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए चलिए अगले प्रश्न, कल का प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में हेल्थ एआई के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, एम्स नई दिल्ली या IIT बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन फॉर हेल्थ एआई का आयोजन जनवरी 2026 में किया गया था। इस इवेंट को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया था। हैकाथॉन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के कैंपस में ऑर्गेनाइज किया गया था। यह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का प्री इवेंट था। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा प्रश्न है, चैलिस ऑफ द अमोरियस एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद, श्री वेंकैया नायडू या श्री सीपी राधाकृष्णन। आपको कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देना है। फ्रेंड्स, याद रखिए आपकी रेस सिर्फ आपसे ही है। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।